हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो फॉर ईएमआरएस स्टूडेंट्स पीजीटी कॉमर्स लेक्चरर। ठीक है, जितने भी बच्चे ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ के साथ जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे जेआर अकाउंटेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये जो 2000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, अभी मैं कुछ इजी क्वेश्चंस ले जा रही हूँ। ठीक है, इजी क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दूंगी, डिफिकल्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न कॉलम इन द सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू। अगर सेल्स रिटर्न के कॉलम को, यानी टोटल जो सेल्स रिटर्न का अमाउंट है, ठीक है, उसे सेल्स रिटर्न बुक के कॉलम में पोस्ट किया जाता है, तो क्या एंट्री करोगे? सेल्स सेल्स डेबिट होगी, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा या सेल्स रिटर्न क्रेडिट होगा? कभी भी अगर आप सेल्स रिटर्न करते हो तो सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न हमेशा आपका डेबिट ही होता है। ठीक है, सेल्स आपकी क्रेडिट होती है, लेकिन अगर सेल्स रिटर्न की बात की जाती है तो सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट होता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न होता क्या है? जब भी कोई कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर देता है, उसे पसंद नहीं आती तो सेलर को गुड्स रिटर्न की जाती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू नीड नहीं है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैड क्वालिटी, जिसकी वजह से कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो जब भी सेल्स रिटर्न आएगा तो वो क्या होगा? डेबिट हो। ठीक है, तो टोटल सेल्स रिटर्न का जो कॉलम है वो सेल्स में क्या होगा? वो डेबिट होगा। विच सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप वस्तुएं, जो चीजें हैं, सामान, गुड्स क्रेडिट यानी उधार पर बेच रहे हो, ठीक है, तो कौन सा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाएगा? वो भी सेलर के द्वारा। ठीक है, जब भी बात आती है कोई भी चीज उधार पे बेचने की, ठीक है, उधार पे बेचने की, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है आपका? इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस क्या होता है? उधार के लिए इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है। कैश होता, कैश में हम बेचते तो उसके लिए कैश मेमो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, इनवॉइस, कैश मेमो, कैश इनवॉइस, नन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनवॉइस। और ये बनाता कौन है? सेलर बनाता है। ठीक है, सेलर बनाता है। और इनवॉइस होता क्या है? इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपके प्राइस, कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बेची है, कितना आपने उसमें डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये सब कुछ इनवॉइस में लिखा आता है। अमेजोन से आजकल आप बहुत सामान मंगाते हो तो उसके अंदर एक जो पेपर पे लिखी आती है ना डिटेल्स, वो इनवॉइस ही होती है। ठीक है, जो आपने ऑर्डर किया था और कितने में सेलर ने आपको बेचा है, क्या क्या डिस्काउंट दिया है, सब कुछ उस पे लिखा होता है, क्या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, तो ये सब सेलर ही बना के देता है आपको। ठीक है, तो इसे ही इनवॉइस कहते हैं। जितनी भी बात क्रेडिट की आएगी तो वहां पे इनवॉइस यूज करोगे। अब अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अकाउंटिंग वाउचर किससे प्रिपेयर किया जाता है? सोर्स वाउचर, जर्नल एंट्री, या बोथ, या नन ऑफ दी। तो देखिए, सोर्स वाउचर क्या होता है? एविडेंस होता है। ठीक है, एविडेंस होता है। और अकाउंट वाउचर जब प्रिपेयर किया जाएगा तो एविडेंस से ही प्रिपेयर किया जाएगा। एविडेंस किस किस का हो सकता है? सेल्स की आपकी कोई रिसिप्ट हो सकती है, सेल्स का, ठीक है, सेल्स रिटर्न की बिल हो सकती है, सेल्स का हो सकता है, सेल्स रिटर्न बिल हो सकता है। ठीक है, कोई भी कैश मेमो हो सकता है, ये सब कैश हो गया, कैश मेमो हो गया, तो इनवॉइस हो गया। ये सब आपके क्या है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आपके क्या है? ये आपके अकाउंटिंग वाउचर है। ये प्रिपेयर किससे किए जाते हैं? सोर्स वाउचर। गोपाल इज आवर डेटर्स। डेटर्स कौन होता है? जिसे हम माल सेल करते हैं, ठीक है, जिसको हमने गुड्स बेची, उसको 10,000 रुपए में हमने, गोपाल का हमारा डेटर्स है 10,000 रुपए का। ही बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब अब जो उसके पास पैसे नहीं है, वो पे नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेकार हो गई है, यानी थोड़ा सा वो बैंकरप्ट हो गया है, या मैं कहूं कि उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है,
गरीब हो गया है, पे नहीं कर पा, पे में 100 पैसे होते हैं और वो सिर्फ 60 पैसे ही दे पा रहा है। द बैलेंस ऑफ 4,000 वुड बी, तो 4,000 का बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट ऑफ डिस्काउंट, क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट, डेबिट ऑफ बैड डेट्स या क्रेडिट ऑफ बैड डेट्स। 10,000 का सामान आपने किसी को बेचा, ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं 60 पैसे के अकॉर्डिंग ही दूंगा, यानी 0.60 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 ही मैं दूंगा। अगर पॉइंट से नहीं कर पाते तो 10,000 का सीधा सीधा आप 60% निकाल लें तो भी 6,000 ही आएगा। तो 4,000 तो वो दे ही नहीं रहा, 10,000 में से सिर्फ 6,000 आपको पे कर रहा है, 4,000 आपके बैड डेब्ट्स हो गए, जो पैसा अगर डूब गया है तो ये आपका लॉस है, ठीक है, लॉस हो गया बैड डेब्ट्स। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उसमें क्या कहा जाता है कि नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जितने भी लॉस हो गए या एक्सपेंसेस हो गए वो क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो बैड डेब्ट्स क्या होगा? डेबिट। एंट्री यही करते हो ना बैड डेब्ट्स की, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू गोपाल, गोपाल का जो पैसा था वो डूब गया, कितना? 4,000 से। अगर गोपाल 10,000 है तो फिर वो कैश कितना दे रहा? कैश अकाउंट तो आपको सिर्फ 6,000 ही मिला। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेमेंट टू अ क्रेडिटर मीन्स, जब भी आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते तो उसका मतलब क्या? क्रेडिटर वो होता है जिसने आपको माल सप्लाई किया था, वो भी उधार पे आपको माल दे गया, यानी आप बिजनेसमैन हो, आपने कुछ माल परचेज किया था, सामान लाए हो बेचने के लिए, वो भी उधार सप्लायर से, ठीक है। तो उधार लाए हो तो क्रेडिटर बन गए हो आप, ठीक है। उधार है तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, और जब इस उधारी को खत्म करना चाहोगे, कुछ पे करोगे तो क्या होगा? इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो देखिए भाई, जब ये उधारी आपके सर से उतर जाएगी, क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे, तो डिक्रीज हो जाएगी आपकी लायबिलिटी। यहां भी डिक्रीज ऑप्शन है और यहां भी डिक्रीज है, ठीक है। सही आंसर जानने के लिए आप जब पेमेंट करोगे तो आपकी तरफ से कैश चला जाएगा, कैश कम हो जाएगा, और कैश क्या है? एक एसेट्स है, और एसेट्स भी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ देखिए डिक्रीज इन एसेट्स, यहाँ इंक्रीज होने की वजह से ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शो आर डेबिट बैलेंस, वो कौन सा अकाउंट है जो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है? कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न या नन ऑफ दीज। आपको मॉडर्न अप्रोच क्लियर पता होगी, ठीक है, प्लेलिस्ट से पहली वीडियो देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही है, ठीक है। कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट्स, आर फॉर रेवेन्यू। ई और ए वोवल वर्ड्स हैं जो आपके, ये इनका नेचर हमेशा डेबिट के ही होते हैं, जब भी आएंगे तो डेबिट ही होंगे, ठीक है। बाकी इन सब का नेचर क्रेडिट होता है, कैपिटल का, लाइबिलिटी का, रेवेन्यू का। अब पूछा डेबिट बैलेंस किसका होगा? डेबिट बैलेंस उसी का होगा जो कि आपकी या तो एक्सपेंस है या एसेट्स है, ठीक है। तो देखिए कैपिटल, कैपिटल आपकी क्या होती है? क्रेडिट नेचर की, ये लिखी हुई है। सेल्स आपका रेवेन्यू है, इनकम देगा, ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट नेचर का, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज आपने रिटर्न किया है, देखो परचेज हमेशा क्या होता है? खर्चा होता है तो डेबिट होता है, और आपने रिटर्न कर दिया होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन डेबिट पूछ रहा है, तो नन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट है सारे, ठीक है। टू फाइंड द नेट इनकम वी कंडक्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, हमें नेट इनकम चाहिए जितना हमने पैसा कमाया है, ठीक है। तो हम टोटल रेवेन्यू में से क्या डिडक्ट कर दें? डिडक्ट मतलब क्या घटा दें? कि हमें टोटल रेवेन्यू मतलब कुल इनकम या आय, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू होता क्या है? ये आपके सेल्स प्राइस है, एक तरह से जितने एमआरपी पे आपने सामान बेचा है, एमआरपी पे, ठीक है, वो आपका टोटल रेवेन्यू है। अब नेट इनकम तो तब होगी ना जब आपने उसमें से जो प्रोडक्ट बना के बेचा है। सपोज कीजिए आप चेयर बेच रहे हो, 1,000 रुपए की एक चेयर बेच रहे हो, तो ये प्राइस तो आपका रेवेन्यू हो गया। क्या ये 1,000 रुपए टोटल नेट इनकम है आपकी? क्या सारा की सारा पैसा आपका नेट इनकम है? इस चेयर को बनाने में हो सकता है कि 800 रुपए की कॉस्ट आई हो, खर्चा आपका लग गया हो, तो 200 रुपए तो बचे, तो आपको 200 रुपए नेट इनकम है ना। तो
क्या घटाया आपने नेट इनकम जानने के लिए? 1000 में से 800 रुपए का क्या घटाया? अपना खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन या गेन? तो देखिए खर्चा घटाया, एक्सपेंस। ठीक है। कैपिटल नेचर अलग होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होता है जो कि एसेट्स नेचर पे किया जाता है, एसेट्स की चीजों पे किया जाता है, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट्स, मशीनरी पे। ठीक है। या फिर बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त किया जाता है। ठीक है। या फिर बिग अमाउंट होता है। ठीक है। या फिर कई सालों तक आप उसे खर्च कर रहे हो तो उसका इफेक्ट कई सालों पे पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आप हर साल की इनकम जानना चाहते हो जिसके लिए आप एक्सपेंस को घटा दोगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन तो एसेट्स पे लगता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। गेन तो आपका प्रॉफिट है। तो राइट आंसर आपका एक्सपेंसेस होगा। परचेज परचेज ऑफ मशीनरी बाय कैश मीन्स, अगर कोई मशीन कैश में लाए हो तो क्या होगा? देखो एंट्री क्या होती है जब भी मशीन आती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपकी तरफ से कैश चला जाता है बाहर। कैश है आपका रियल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट कहता है कि कैश व्हाट गोज आउट। और ऐसे भी याद रख सकते हो, कैश आपकी एसेट्स है, एसेट्स बाहर जा रही है तो इसका मतलब एसेट्स कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। मशीन आप ला रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक एसेट्स आपकी आ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का तो जिक्र ही नहीं है, ये भी एसेट्स है, ये भी। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट्स, एक एसेट्स आ रही है, मशीन आ रही है तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज दूसरी एसेट्स कैश जा रहा है। तो राइट आंसर तो आपको यही मिल गया। बाकी देख लेते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी है ही नहीं, कैपिटल भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर आपका बी है। If a cash book is prepared, then there is no need to prepare them. अगर आपने कैश बुक बना ली तो आपको और कुछ भी प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या नहीं बनाना? कैश बुक बना ली तो अब आपको क्या नहीं बनाना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कैश अकाउंट, जनरल प्रॉपर, परचेज, जनरल बुक, सेल्स बुक। देखिए कैश बुक बनाने के बाद आपको कैश अकाउंट यानी कि कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कैश बुक आपका कैश बुक और लेजर दोनों का काम करती है। ठीक है। जनरल प्रॉपर में तो जो कैश एंट्री नहीं होती ना एसेट्स की या डिस्काउंट्स अलाउड्स की, वो सब आती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। परचेज बुक में आपकी क्रेडिट एंट्री आती है तो ये भी नहीं होगा। सेल्स में भी आपकी क्रेडिट सेल्स होती है जितनी भी, वो एंट्री आती है। ठीक है। इस पे भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है। ईएमआरएस स्पेशल कैश बुक के, स्पेशल पर्पस बुक के नाम से और कैश बुक के नाम से दो वीडियो डाली हुई है, पर्पस बुक। आप अगर और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है। कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर फॉर पर्पस ऑफ गुड्स। जब भी कुछ सामान खरीदना है, ठीक है, वो भी आप कैश में ला रहे हो, ठीक है, कैश मेमो में, तो सोर्स ऑफ वाउचर आप ऐसे भी सोच सकते हो, कुछ सामान खरीद के लाए तो आपके पास क्या सबूत है, क्या एविडेंस है कि आपने कुछ सामान नगद खरीदा है, ऐसे भी सोच सकते हो। फॉर कैश परचेज, फॉर क्रेडिट परचेज, फॉर क्रेडिट सेल्स, फॉर कैश सेल्स, सेल्स तो आपने की ही नहीं, किया तो परचेज है। ठीक है। अब कैश मेमो मिला है तो इसका मतलब कैश में खरीद के लाएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स, अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो, पोस्टिंग से मैंने बताया कि लेजर वर्ड याद रखना है। ट्रांजेक्शन जितनी भी आपने रिकॉर्ड किए हैं उसको लेजर में पोस्टिंग कर दो। एंट्री ट्रांजेक्शन इन जनरल, क्या जनरल में पोस्टिंग कर रहे हो? एंट्री ट्रांजेक्शन इन लेजर, हाँ लेजर में ही कर रहे हो। ठीक है। पोस्टिंग वर्ड से तो लेजर ही याद रख लेना, ये एक वर्ड आपको आंसर राइट करा देगा। एंट्री ट्रांजेक्शन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट में बाद में ले जाते हो, पहले लेजर बनाते हो। एंट्री ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब बाद में होता है। ठीक है। व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, फायर मतलब आग, आग से सामान जल गया, जो सामान बेचने के लिए रखा था वो जल गया, तो लॉस हो गया, नुकसान हो गया। देन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट, तो जो ये नुकसान आग की वजह से हुआ है वो डेबिट किस से होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने पे आप माल को बेचने वाले थे उस कीमत से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, जो माल बेचना चाह रहे थे उसमें जो प्रॉफिट शामिल था उस कीमत से।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ग्रॉस प्रॉफिट, जो माल बेचने की कीमत थी उसमें से प्रॉफिट घटा दोगे तब उसे डेबिट करोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, या जितने का माल खरीद के लाए थे उससे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय फायर, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि 15,000 की आप चेयर सी खरीद के लाए थे, ये चेयर आपको बेचनी थी, 15 की लाए हो तो 20 में आप बेच देगी, ये आपने सेल्स प्राइस रखा था, ठीक है। तो 5,000 इसमें आपका प्रॉफिट था, ठीक है। तो अब आप अगर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, नुकसान हुआ तो सीधा सीधा कितने का, भाई जितने का आप खरीद के लाए थे आपका तो 15,000 का नुकसान हुआ। जब बिकती या जब प्रॉफिट था वो तो अलग की बात है, फिलहाल 15 का तो आप लाए थे, सीधा सीधा ला के रखा, उसमें आग लग गई, वो नष्ट हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, डी आपका राइट आंसर हो जाए। द ओनर विदड्रॉज कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ये तो पर्सनल यूज जहां भी देखोगे ड्रॉइंग्स कर देना, ड्रॉइंग्स कर ली उसने यानी पैसा निकाल लिया, ठीक है। विदड्रॉ कैश कर रहा है, कई बार गुड्स निकालता है तो परचेज क्रेडिट कराती हूँ, ठीक है। अभी कैश निकाल रहा है तो एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कह रहा है एसेट्स डिक्रीज होंगी, लायबिलिटी डिक्रीज होंगी या इक्विटी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी वो होती है जो आप किसी से बाहर से बोरो करते हो, किसी बाहर वाले व्यक्ति से उधार लेते हो, जैसे लोन लेते हो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इक्विटी वह होती है जब आप अपना ही पैसा लगाते हो, ओनर की कैपिटल। एसेट्स तो आप जानते ही हो, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा ही होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये जानते ही हो। तो अब एसेट्स डिक्रीज होगी, लायबिलिटी पे कोई असर नहीं होगा, इक्विटी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी नो इफेक्ट, एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी या इक्विटी पे नहीं असर पड़ेगा। देखो भाई ड्रॉइंग्स लाए हो, ठीक है, ड्रॉइंग्स लाए हो तो बिजनेस से तो कैश कम ही हो जाएगा, ये देखो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो आपको ओनर को पैसा दे रहे हो, बिजनेस से तो पैसा बाहर जा रहा है, यानी एसेट्स तो डिक्रीज हो रही है इसमें भी और इसमें भी, ए और बी में से कुछ हो सकता है, इस पे तो कोई नहीं होगा। अब कह रहा है कि ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होता है, पैसा ओनर जब लगाता है तो वो कैपिटल बढ़ जाती है, और जब पैसा निकाल लेता विड्रॉ कर लेता है चाहे वो ड्रॉइंग्स के लिए क्यों ना, तो कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल और ओनर की चीजों को इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विटी उसकी तो कम हो गई, बाहर से पैसे में कोई असर नहीं पड़ा, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर वालों का तो पैसा है ही नहीं, लोन वगैरह का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो बी आंसर हो जाएगा। एसेट्स कम हो गई, कैश कम निकल गया, लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं, और इक्विटी भी कम हो गई, कैपिटल में से पैसा निकाल लिया तो कैपिटल भी कम हो गया, और कैपिटल को यहाँ इक्विटी बोला गया है। इफ अ फर्म बोरो अ सम ऑफ मनी, देयर विल बी, बोरो मतलब कुछ उधार लेना, अगर एक फर्म कुछ पैसा उधार ले रही है तो इंक्रीज इन कैपिटल, इससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, डिक्रीज इन कैपिटल उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल या डिक्रीज इन एसेट्स, तो जब भी आप उधार लोगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। इन केस लेजर अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स इनवॉइस बाय मिस्टेकन देन आ इज सेंट, अगर अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है, अगर अमाउंट कम पड़ रहा है और उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है सेल्स इनवॉइस में बाय मिस्टेक से, तो क्या सेंड किया जाएगा, ठीक है। जब आपने सेल्स इनवॉइस भेजा, जब आपने बिल बना के भेज दिया, ठीक है, 1,000 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसका आपने बिल बना के कस्टमर को भेज दिया, और बिल आपने 900 रुपए का बना दिया, यानी 100 रुपए का कम बना दिया बाय मिस्टेक, ठीक है, लेसर प्राइस सेल्स इनवॉइस का। अब क्या करोगे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश नोट या डेबिट और क्रेडिट नोट। याद रखना जब आप सेल्स करते हो, ठीक है, इनवॉइस में अगर राम को कर रहे हो तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे याद रखना। इनवॉइस उधार के लिए बेची जाती है तो भी याद रखना राम ही, ठीक है। कैश मैंने डेबिट इसलिए नहीं करा, राम ही कर लिया। अब राम क्या हो रहा है, डेबिट,
तो पर्सन को भेज रहे हो ना अब नोट बना के, तो डेबिट हो रहा है पर्सन, तो डेबिट नोट भेज देना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल, काजल से 36,000 रुपए मिले हैं आपको, रिसीव हुए हैं। आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट, 10% का आपने डिस्काउंट दिया। अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, तो डेबिट में आपने जो डिस्काउंट किया होगा, डिस्काउंट अलाउड किया है, वो तो डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन कितने रुपए किया होगा, माल उससे तो मिलने थे आपको 36,000, ठीक है। 10% का आपने डिस्काउंट दिया, यानी 100 रुपए पे 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 रुपये मिले होंगे। 90 रुपए से डिवाइड कर दो कितना, 4,000, तो 4,000 आपने डिस्काउंट दिया होगा। पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? पर्सन का मतलब होता है कोई भी ह्यूमन में, आप कोई भी, या कोई आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा होता है कि जो दिखाई नहीं देता, असल में कोई इंसान है ही नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है, किसी ने पैसा लगाया है, कोई कैपिटल है, कोई पैसा निकाल रहा है तो विड्रॉल कर रहा है तो ड्रॉइंग्स है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें पर्सनल अकाउंट में ही आ जाती। तो असेट्स एंड लायबिलिटी है, एक्सपेंस लॉसेस एंड इनकम है, डेटर्स या क्रेडिटर है। तो भाई पर्सनल अकाउंट ह्यूमन से रिलेटेड है, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करो, या क्रेडिट द गिवर, या पैसे दो, दोगे और लोगे, इंसानों से लोगे तो डेटर और क्रेडिटर्स, ठीक है। इसमें कौन आ जाएंगे, डेटर्स, क्रेडिटर। एसेट्स तो आपकी रियल अकाउंट में जाती है, एक्सपेंस लॉसेस ये नॉमिनल अकाउंट में जाती है, और जहां ये पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों अकाउंट होते हैं वो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। हाउ मेनी अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन आर ट्रांजेक्शन, कितने अकाउंट्स होने चाहिए जब ट्रांजेक्शन में अफेक्ट होंगे? ओनली वन। क्या कभी एक ही एंट्री करते हो, जैसे कि किसी को क्रेडिट करके छोड़ दिया या किसी को डेबिट करके, ऐसा तो नहीं होता, ओनली टू। क्या एक डेबिट एक क्रेडिट होता है? ये तो सिंपल एंट्री में होता है। फिर कंपाउंड एंट्री के बारे में भी तो सुना होगा आपने, कंपाउंड एंट्री में दो या तीन आइटम आपके डेबिट होते हैं, एक क्रेडिट होता है, तो ये तो दो से ज्यादा हो गए। एटलीस्ट टू, कम से कम टू तो हो, या टू और थ्री। देखिए टू और थ्री भी होते हैं, लेकिन कम से कम तो दो होने चाहिए, कंपल्सरी तो ये कम से कम दो हो, ठीक है। और टू और थ्री से ज्यादा भी हो सकते हैं, चार भी, इसलिए हम ये श्योर नहीं कह सकते। इनवॉइस इज द सोर्स वाउचर फॉर परचेजर ऑफ गुड्स, इनवॉइस एक सोर्स वाउचर है। इनवॉइस सोर्स वाउचर कब होता है, जब आप गुड्स परचेज करते हो। तो गुड्स परचेज कैसे करोगे, या तो आप कैश पे करोगे या फिर आप क्रेडिट पे करोगे, ठीक है। दोनों में से या तो कैश पे या क्रेडिट पे। और सेल्स तो यहाँ कर ही नहीं रहे, तो सेल्स ऑप्शन तो कंफ्यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं। कैश परचेज तो कैश बुक में चला जाएगा, ठीक है, तब तो इनवॉइस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इनवॉइस है तो क्रेडिट के लिए होता है ये वर्ड यूज, तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा आपका राइट आंसर। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ, कैश बुक किसको इंक्लूड नहीं करती या रिकॉर्ड नहीं करती? कैश नेचर, कैश नेचर को तो करेगी, लेकिन क्वेश्चन नोट पूछ रहा है क्रेडिट नेचर, क्रेडिट नेचर को नहीं करेगी, क्योंकि उसका काम है सिर्फ कैश को, कैश एंड क्रेडिट नेचर दोनों को भी नहीं करेगी, नन ऑफ दिस, तो क्रेडिट नेचर को वो नहीं करेगी, राइट आंसर ये हो जाएगा। यहां तो कैश करेगी ना। द सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ डैश इन्वॉल्व इन इट, सोर्स जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस नेचर के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, जर्नल के लिए, नन ऑफ दिस। तो देखिए जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उनके लिए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है, सबूत है, इससे पता चलेगा कि कोई ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुई है या नहीं। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, जो डबल कॉलम कैश बुक है वो क्या रिकॉर्ड करती है, जब कैश बुक आप बनाते हो, कैश बुक, ठीक है, इस तरह से डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर फोलियो या इनवॉइस जो भी आप देना चाहो, और यहां पे रख देते हो अमाउंट किसका, जो कैश का। कुछ ट्रांजेक्शन्स आपकी बैंक से भी की जाती हैं, तो कैश और बैंक के लिए दोनों बनाती है, ये डेबिट साइड और यही सारे अमाउंट कॉलम
यहाँ बनाए जाएंगे, ठीक है, अमाउंट कॉलम्स। यानी डेट का फिर से यहाँ बनेगा, ये पर्टिकुलर का बनेगा, ये लेजर फोलियो का, और ये यहाँ पे बैंक का और कैश का। ठीक है, तो ये कैश बुक है, ये डबल कॉलम है। डबल का मतलब है कि आपने कैश से जो पेमेंट करोगे कैश अकाउंट में कॉलम में, और बैंक से करोगे बैंक कॉलम में। यही होती है डबल कॉलम कैश बुक। तो कह रहा है क्या ये सभी ट्रांजेक्शन के लिए होती है, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन के लिए? ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन? तो मैंने बताया ओनली किसके लिए, बैंक का और कैश का। इन दो ट्रांजेक्शन के लिए आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी पड़ती है। ठीक है,